नमस्कार बच्चों, अमरकंटक से ढिंढोरी इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अमरकंटक से ढिंढोरी। अमरकंटक से ढिंढोरी इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले सेशन में हमने देखा कि लेखक ने इस यात्रा वृत्तांत में हमें अमरकंटक से ढिंढोरी तक नर्मदा नदी का उन्होंने किस प्रकार से परिक्रमा की, इसका वर्णन किया है। अब आगे देखते हैं लेखक को इस यात्रा वृत्तांत में कैसे अनुभव आए। अगले परिच्छेद में लेखक कह रहे कि अमरकंटक का नाम मेकल भी है, इसलिए नर्मदा का नाम मेकल सुता भी है। सुता का अर्थ क्या होता है? बेटी, पुत्री। मेकल अपनी बिटिया को वनाच्छादित घाटी में से किस हिफाजत से नीचे छोड़ गया है, इसे आज हमने आंखों से देखा। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने अमरकंटक पहाड़ को माँ कहा है और उसमें उस पहाड़ से बहने वाली जो नदी है नर्मदा नदी, उसे उसकी बेटी कहा है। जैसे कि इसके पहले परिच्छेद में भी हमने देखा था कि लेखक कहते कि पहाड़ की कोख से निकलकर पहाड़ की गोद में आती है, पहाड़ के गर्भ से छिपा हुआ यह जो पानी है वह मैदान में अवतरित होता है। तो हम देखते हैं कि पहाड़ों में से नदियों की निर्मित होती है और वह आगे चलकर मैदानों में उसका बहाव तीव्र रूप से फैल जाता है। तो यहीं पर लेखक हमें बताना चाहता है कि अमरकंटक जो है वह माँ है और उस अमरकंटक पहाड़ से निकलने वाली जो नदी है अर्थात नर्मदा नदी, वह उसकी पुत्री है। और वनाच्छादित अर्थात वनों से आच्छादित। तो इस प्रकार लेखक ने खुद अपने आंखों से इस नदी किनारे से, नर्मदा नदी किनारे से जो यात्रा कर रहे थे, लेखक कहते कि हमने आंखों से देखा कि किस प्रकार से यह अमरकंटक अपनी बेटी, अपनी पुत्री नर्मदा का ख्याल रख रहे। आगे जाने पर पगडंडी मिल गई, इक्के दुक्के ग्रामीण भी दिखाई देने लगे। अब देखिए, अब तक लेखक जो था, लेखक पहाड़ पर अपना रास्ता निकालते हुए नदी के किनारे किनारे से आ रहे थे, लेकिन जब अब मैदान भाग में वो आ गए हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ लोग भी दिखाई देने लगे, ग्रामीण अर्थात गांव में रहने वाले। अब जिस जिस स्थान से वह जा रहे हैं उस अलग अलग स्थानों पर वह वर्णन करते हुए हमें उनका वहाँ का अनुभव बता रहे। शाम होते होते पकरी सोंडा पहुंचे। तो अब देखिए वहां से वो निकलकर कहाँ, कौन से स्थान पर पहुंचे? पकरी सोंडा। आपको ये स्थान याद रखना है क्योंकि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अमरकंटक से ढिंढोरी तक पहुंचते समय, लेखक को यात्रा करते समय कौन कौन से गांव, ग्राम या स्थान मिले थे, उनका नाम लिखिए। तो आप एक एक करके इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। तो पकरी सोंडा वहां पर पहुंचे। खूब सवेरे आगे बढ़े। सामने के सूखे खेतों में बहती नर्मदा साफ दिखाई दे रहे थे। अब देखिए गर्मी के दिन थे और आप लोगों को पता होगा कि गर्मी के दिनों में सब जगह इतनी हरियाली नहीं होती है। बरसात के दिनों में जितनी हरियाली होती है, भले ही हो पानी से आच्छादित भाग हो, फिर भी बहुत ही फर्क होता है बरसात के दिनों का और गर्मी के दिनों के। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सामने के खेतों में सूखे खेत थे। अब आप लोगों को पता होता है कि जब दो ऋतु साल में 2 प्रकार के खेतों में अनाज लिए जाते हैं, एक तो बरसात के दिनों के बाद और बरसात खत्म होने के बाद। और गर्मी के दिनों में अधिकतर खेतों में अनाज नहीं निकालते क्योंकि उस समय खेतों के बहुत सारे काम करने होते हैं। बरसात के पहले खेतों में अनाज लगाने से पहले खेतों को गर्मी दिखाई जाती है, जमीन तपन के लिए रखी जाती है, जिससे कि आगे के अनाज के लिए वह जमीन बहुत ही उपजाऊ हो जाए। तो इस प्रकार यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब वो आगे बढ़ रहे थे पकरी सोंडा से, नर्मदा उनको नदी साफ साफ दिखाई दे रहे थे क्योंकि खेतों में सूखे खेत होने की वजह से। अभी तक तंग घाटी के घने शाल वन में नर्मदा छुपी थी, मुश्किल से ही नजर आती थी, लेकिन यहाँ से वह दूर से भी साफ साफ दिखाई देती है। नर्मदा का जन्म मानो गौरव की तरह हुआ है। ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित हुई, अंडों में से बाहर यहाँ
नीचे निकली। अब देखिए यहाँ पर गौरे का जन्म कैसे होता है, चिड़िया का जन्म कैसे होता है कि अंडे के अंदर होती है और जैसे अंडा फूट जाता है तो वह तरल बाहर निकलता है। तो उसी प्रकार से अब पहाड़ों के बीच में वह नर्मदा का जो पानी बहता हुआ पानी था वह छिपा हुआ था, लेकिन जैसे मैदान में आ गई तो उसका वो फैलाव बढ़ने लगा। जैसे अंडे से अंडा फूटने के बाद उसके अंदर का जो द्रव होता है वो बाहर निकल जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लेखक ने उसका वर्णन किया है। आगे के परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि आगे एक पेड़ की छाया में भोजन बनाने बैठे पास के किरंगी गांव में। अब देखिए इसके बाद का जो गांव है उसका नाम है किरंगी, पेंसिल से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। वहां का एक ग्रामीण नहाने आया था, हमारे बारे में जानकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, गुरुजी हमारे गांव में अखंड कीर्तन हो रहा है, जरूर आए, मेरे घर पर ही ठहरे। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक एक करके स्थान वो आगे जा रहे थे, तो वो जब भी अभी दिन के उजाले में जब तक दिन था वो क्या करते थे, प्रवास करते थे। रात में जहाँ पर एक आध गांव मिल जाता था वहाँ पर वह रुक जाते थे। अब लेखक कहते हैं कि दोपहर में बहुत घना गर्मी की वजह से तेज धूप था, पेड़ की छाया में भोजन करने बैठे तो एक ग्रामीण मिल गए जो किरंगी गाँव में वो रुके हुए थे। तो वहाँ पर उन्होंने लेखक को रुकने के लिए मना लिया कि उनके गांव में अखंड कीर्तन था, तो उन्हें अपने घर बुला लिया। उसके घर पहुंचे, पड़ोस में अखंड कीर्तन चल रहा था। दूसरे दिन आम का विवाह, तो वहां के 2 दिन रह गए। उसके पड़ोसी ने घर के आंगन में आम का पेड़ लगाया था। 2 साल से उसमें आम लग रहे थे, लेकिन जब तक वह उस पेड़ का विवाह नहीं कर देता तब तक उसके फल नहीं खा सकता, ऐसा रिवाज है यहाँ। सो चमेली की बेल के साथ आम का विवाह रचाया गया। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे कि जिस गांव में वो आए थे, किरंगी गांव में वो रुके हुए थे अखंड कीर्तन के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके गांव में पड़ोसी के जहाँ पर रुके हुए थे पड़ोसी के आंगन में आम का पेड़ लगाया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हर गांव के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होते हैं। अगर हम एक गाँव को अगर देखते हैं, एक गाँव कि दूसरे गांव जाते हैं तो वहाँ की रीति रिवाज अलग होती है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि उसके घर पर आम का पेड़ था आंगन में, लेकिन 2 साल से उसमें आम आ रहे थे, लेकिन उनके गांव का रिवाज क्या था कि जब तक आम का विवाह नहीं कर देते तब तक आम के फल को वो लोग नहीं खा सकते, इसीलिए चमेली के बेल के साथ उनका आम का विवाह रचाना पड़ता है। जैसे कि आप लोग भी देखते हैं कई स्थानों पर तुलसी का विवाह भी होता है। माना जाता है कि दिवाली के उत्सव के बाद, त्योहार के बाद तुलसी का विवाह किया जाता है, और तुलसी का विवाह के उपरांत ही घर में अगर किसी का विवाह करना होता है तो उसकी तिथि निकाली जाती है। तो हर देश का, हर ग्राम का या गांव का अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती है। अब इसका वर्णन यहाँ पर लेखक करे कि उस विवाह में किस प्रकार का अनुभव लेखक को आया। पंडित जी आए हैं, विधिवत विवाह हो रहा है, हम सब यह रसपूर्वक देखते रहे। गांव के कठोर जीवन में ऐसे अनुष्ठान रस घोलते हैं। अब हम लोगों को पता है कि गांव का जीवन जो होता है बहुत ही कठिन होता है, दुखद होता है, संकटों और परिश्रमों से युक्त होता है, लेकिन ऐसे कठोर जीवन में भी, दयनीय कष्टप्रद श्रमपूर्वक जीवन में भी इस प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं, जो इस प्रकार के रीति रिवाज होते हैं, उसे एक विशिष्ट प्रकार का आनंद आता है। अब आगे लेखक कह रहे कि गारका मट्टा में गोपी कोटवार के घर है। अब आगे का नाम बता रहे वो, आप इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। आगे वो कहते कि गारका मट्टा के यहाँ पर वो गोपी नाम के कोटवारे के घर पर रहते। गांव में एक जगह शादी हो रही थी, हम भी शामिल हुए। भावरे पड़ रहे थे, सभी ने दूल्हा दुल्हन के पैर पूजे, मैंने भी पूजे। दुल्हन के हाथ में 2 रुपए रखे तो तहलका मच गया, सभी 10 जो दे रहे थे। अब देखिए वहां पर 10 पैसे सारे लोग दूल्हा दुल्हन को दे रहे थे, लेकिन लेखक ने 2 रुपए दिए तो सबको आश्चर्य लगने लगा। अब 2 रुपए उनके हिसाब से बहुत ज्यादा थे। भावरे पड़ने, हम लोगों को पता है कि 7 फेरे लगाए जाते हैं, तो उसको भावरे कहा गया है। अब यहाँ पर लेखक उनका अनुभव बता रहे कि एक मजे की बात यह थी कि यह लड़की का नहीं, लड़के का घर था। यहाँ 4 भावरे लड़की के घर पर पड़ती है तो 3 लड़के के घर। जैसे कि 7 फेरे होते हैं शादी में। हर यहाँ पर हमने जैसे कि बात की है पहले कि हर गांव के रीति रिवाज अलग होते हैं, तो इस गांव के रीति रिवाज के अनुसार क्या थे कि 4 जो फेरे लिए जाते हैं वो लड़के के यहाँ ले जाते हैं, और उसके आगे के 3 लड़के के यहाँ लिया जाता है। यहाँ से चलने पर नर्मदा का एक प्रताप देखने को मिला।
नर्मदा के बीसीओ प्रतापों में से सबसे लहुरा, कोई 1 मीटर ऊंचा। नर्मदा के बीसीए प्रपातों, प्रपातों का अर्थ क्या होता है कि तेजी से गिरना, नदी के पानी का बहाव तेजी से घटना, जिसे हम झरना भी कहते हैं। तो सबसे लहुरा, लहुरा का अर्थ होता है छोटा। तो कोई 1 मीटर ऊंचा था, पानी के पथरीले पाट को काट छाट कर खोखला बना दिया, मानो नदी में कोठियां बननी हो, इसलिए इसका नाम कोठी घुघरा, घुघर या घुघरा पानी यानी प्रपात रखा गया। तो यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया कि कोठी घुघरा ये नाम उसका क्यों रखा गया है। आगे लेखक कहते हैं कि श्रीहीन धरती पर से आगे बढ़ रहे थे। श्रीहीन का अर्थ होता है कि शोभा रहित, कि वहां पर किसी भी प्रकार की सुंदरता नाम की चीज नहीं थी, वह बिल्कुल भी शोभनीय नहीं थी। दिवाली के समय जब सामने तट से चले थे तब कैसी हरियाली थी। अब देखिए दिवाली के समय का मौसम अलग होता है और अब का मौसम अलग था, गर्मी का मौसम था। इसीलिए लेखक कहते कि उस समय यहाँ पर बहुत ही शोभादायक वातावरण था, सुंदरता थी, सौंदर्य बहुत ही मन को मोहित करने वाला था। लेकिन अब क्या ऐसी वहाँ पर शोभा जो है, मन बिल्कुल भी शोभा नाम की चीज वहाँ पर नहीं है, शोभा रहित धरती हो गई है, इसलिए वहाँ पर श्रीहीन धरती कहा गया है। श्रीहीन धरती से आगे बढ़ रहे थे, उसकी जगह अब है सूरज की ज्वाला से चटकी हुई भूरी सूखी जमीन। अब दिवाली के समय हरियाली छाई हुई थी, लेकिन अब क्या हो गई है, वहाँ पर गर्मी का मौसम है और इसी कारण सारा सूखा वहाँ पर दिखाई दे रहा है। सूरज की तेज किरणों के कारण सारी जमीन जो है वो सूखी बन गई है, वहाँ पर बिल्कुल भी हरियाली नहीं है। छाया के लिए कहीं पेड़ तक नहीं है, डिंडोरी तक ऐसा ही उजाड़ रहेगा, इसलिए बड़े सवेरे चल देते और 9-10 बजे तक जो गांव आ जाता वही ठहर जाते। अब देखिए गर्मी का मौसम था, तेज धूप होने के कारण आगे का जो पद यात्रा करना था लेखक को बहुत ही असंभव हो रहा था, कठिन हो रहा था। इसलिए लेखक ने क्या किया था, बहुत सुबह ही यात्रा के लिए निकल पड़ते थे और 9-10 बजे तक ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तेज धूप नहीं होती है, और 9-10 बजे तक जितनी यात्रा हो सके करते थे और उसके आगे जो भी गाँव मिल जाता था वहाँ पर रुक जाते थे। अगला पड़ाव लेखक ने बताया है बंजार टोला, आपको अंडरलाइन करना है। तो एक एक स्थान को आपको अंडरलाइन करके फिर बाद में आंसर में आप उसको लिखेंगे। बंडर टोला, इसके बाद सिवनी संगम। तो बंडर टोला के बाद वो कहाँ पर जिस स्थान पर रुके हुए थे उस स्थान का नाम था सिवनी संगम। यहाँ सिवनी नदी नर्मदा में आ मिली है, संगम पर बने हुए मंदिर में रहने की बढ़िया व्यवस्था हो गई है और यहाँ का एकांत भी मन को छू गया, तो यहाँ 4 दिन रह गए। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि देखो सिवनी संगम नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर सिवनी नाम की नदी बहती है और वह नर्मदा नदी में आकर मिल जाती है। तो 2 नदियों का यहाँ पर संगम होता है। नर्मदा नदी जो प्रमुख नदी है और उसमें उपनदी सिवनी नदी आकर मिल जाती है, इसलिए उस स्थान को नाम दिया गया है सिवनी संगम। अब देखिए यहाँ पर सिवनी संगम यह पवित्र स्थान होने के कारण, तीर्थ स्थान होने के कारण वहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है और इसीलिए मंदिर में रहने के लिए वहाँ पर एक मंदिर में रहने के लिए लोगों का व्यवस्था की जाती है और वह व्यवस्था बहुत ही सुंदर होती है, बढ़िया होती है। और एकांत होने के कारण लेखक कहते हैं मन को वो अधिक छू गई और इसीलिए लेखक वहाँ पर 4 दिन के लिए रुक गए। शादियों के दिन थे, मंदिर के सामने की पगडंडी से बाराती निकलती रहती थी। अद्भुत आकर्षण है माँ नर्मदा नदी में। तो देखिए यहाँ पर लेखक ने एक एक नर्मदा नदी की इस यात्रा में उनको जो एक एक अनुभव आए हैं उसका वर्णन किया है। आगे लेखक कहते हैं कि बैसाखी पूर्णिमा के दिन खूब बारातें देखने को मिली। शहनाई, निशान, नगाड़े, टिमकी और झुमका के स्वर दिन भर गूंजते रहे। दूल्हा दुल्हन हाथ में पंखा लिए घोड़े पर सवार रहते, एक कांवड़ में दहेज रहता। आप लोगों को पालकी पता होती है ना कि दुल्हन के साथ एक कांवड़ भेजी जाती है जिसमें दुल्हन का सारा सामान रखा जाता है, तो दहेज का सारा सामान उस कांवड़ में रखा जाता था। पगडंडी पर चलते एक के पीछे एक 10-15 बाराती रहते, बस हो गई बारात। तो अब यहाँ पर संगम के स्थान पर जो अनुभव हुआ आया उनको उसका वर्णन किया है। आगे लेखक कहते हैं कि तोताराम पास के गोरखपुर बाजार में मणिहारी का सामान बेचता है। अब यहाँ पर गोरखपुर बाजार का वर्णन लेखक करे। रोज नर्मदा नहाने आता है, साथ में रहता है और उसका तोता पिंजरे में नहीं, उसके कंधे पर, लेकिन उड़ नहीं पाता। तो अब गोरखपुर बाजार में उनको जो तोताराम नाम का व्यक्ति का अनुभव आया है उसका वर्णन बता रहे कि तोताराम के पास एक तोता है जो पिंजरे में नहीं रहता है बल्कि उसके कंधे पर बैठता है और कभी उड़ता नहीं। तोते से बड़ा प्यार है उसे, अकेला जीव, न घर न घाट, न कोई आगे न पीछे। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होते ही तीर्थ करने निकल पड़ता है। एक दिन मैंने पूछा, तोताराम तुमने शादी नहीं की? तो तोताराम ने आंसर दिया, सगाई तो 3 बार हुई लेकिन शादी 1 बार भी नहीं हुई।
किसी न किसी कारण से सगाई टूट जाती है। 3 सगाई के बावजूद भी कुंवारे तोताराम की व्यथा कथा सुनकर मन उदास हो गया, लेकिन उसने अपने मन को मना लिया है, तोते में मन लगाया है। एक दिन गोरखपुर का बाजार कर आए, फिर चल दिए। गर्मी के दिन थे, खेतों में फसल नहीं थी, पहाड़ नहीं, जंगल तो दूर, छाया के लिए एक पेड़ नहीं, सामने के गांव दूर से भी दिखाई रहता, रास्ता भटक जाने का कोई भय नहीं। सो पगडंडी की परवाह किए बिना नर्मदा के किनारे किनारे ही चल गए। अब देखिए गोरखपुर बाजार आने के बाद वहाँ का वर्णन लेखक ने किया है कि किस प्रकार से आगे की यात्रा उन्होंने की, कि वहाँ पर रास्ता किसी भी प्रकार का जंगल नहीं था, पेड़ नहीं थे, गांव निर्जन थे वहाँ पर, और एक गांव से थोड़ा आगे जाने पर दूसरा गांव आराम से दिखाई दे रहा था। इसलिए नर्मदा के किनारे किनारे ही उन्होंने यात्रा की। धूप के कारण बुरा हाल था, पर आज आकाश में बादल थे। पत्थर कुचा तक पहुंचते पहुंचते, अब देखिए यहाँ पर अगला गांव का वर्णन उन्होंने किया है, आप अंडरलाइन कर लेंगे। पत्थर कुचा तक पहुंचते पहुंचते आकाश बादलों से घिर गया। यहाँ नदी के पाट में बहुत सी चट्टानें थी, वरना यहाँ तक नदी केवल मिट्टी में होकर बहती है। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अब तक का जो अनुभव था या इसके आगे का जो अनुभव था वह नदी में केवल मिट्टी होकर बहती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पर पाट में बहुत ही चट्टानें थी, बड़े बड़े पत्थर थे, कपड़े धोने तक के लिए पत्थर नहीं था। दोपहर का भोजन हमने नदी के पथरीले पाट में बनाया। भोजन करके चले ही थे कि तेज वर्षा के कारण भागकर गांव में शरण लेनी पड़ी। थोड़ी देर की वर्षा में गांव में इतना कीचड़ हो गया कि चलना मुश्किल हो गया, इसलिए रात फिर उन्होंने उसी गांव में बिता दी। पौ फूटते ही, अर्थात भले पौ फूटना सुबह होना, कुछ देर चलने पर लिखनी गांव में एक वृद्धा से पीने के लिए पानी मांगा, तो उसने कहा आओ बेटा पानी देती हूँ। तो अब देखिए लिखनी गांव में एक बुढ़िया से उनसे मुलाकात हो जाती है, उनका जो व्यवहार था वात्सल्यपूर्ण, उससे लेकर वहां पर रुक जाते हैं। पानी आओ बेटा पानी देती हूँ, लेकिन ऐसा करो रोटी खाकर पानी पियो, धूप में से आ रहे हो, खाकर पानी पी जाओगे तो ठीक रहेगा। अब देखो उन्होंने उस स्त्री ने, बुढ़िया औरत ने उनको खाना खाने के लिए प्रेम के साथ कहा, तो उनका वो भाव देखकर लेखक वहां पर मना नहीं कर पाए। माँ जैसे बच्चों को फुसलाती है, दुलारती है, बिल्कुल वही भाव। उसके नेह को टाल नहीं सके, वह रोटियां ले आई, उन पर शक्कर रखी थी, तो खा लो बेटा। कैसी तृप्ति का भाव था उसके चेहरे पर। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखक ने उस बुढ़िया के यहाँ रोटी क्यों खाई, तो उसका तृप्ति का भाव देखकर, उसका वो प्यार स्नेह देखकर लेखक उसको मना नहीं कर पाए। अगला पड़ाव मझिया खार और फिर गोमती संगम। तो देखिए एक एक करके फिर मझिया खार और गोमती संगम में वे आगे बढ़े। फिर लच्छम मनोरवा में वे एक साध्वी रहती है। मैंने उनसे कहा कि नौकरी के कारण पूरी परिक्रमा एक साथ नहीं कर सकता, छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी करके करता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा बूंदी का लाडू पूरा खाओ तो मीठा लगता है, और चूरा खाओ तो भी मीठा लगता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि वो बता रही कि तुम्हें नौकरी के वजह से तुम एक साथ परिक्रमा नहीं कर सकते, लेकिन तुमने थोड़ा थोड़ा परिक्रमा करने पर भी तुम्हें वही आनंद मिलेगा, वही पुण्य मिलेगा, वही उसका जो फल होगा वो मिलेगा। जैसे कि मीठा लड्डू हम कैसे भी खाए, पूरा खाए या फिर उसके चूरा करके खाए, लेकिन उसका स्वाद का अनुभव तभी हमें सेम होता है। तो परिक्रमा आप एक साथ करो या थोड़ा थोड़ा करो तो उसका फल तुम्हें वैसे ही सेम मिलेगा। दोपहर की डंडोरी पहुंचे। डंडोरी बड़ा कस्बा है, यहाँ नर्मदा पार करने वाले ग्रामीणों का क्रम अबाध गति से चलता रहता है। सिर पर गठरी का या कंधे पर कावर ले पुरुष तथा सिर पर लकड़ी का गट्ठर और पीठ पर बच्चे को बांधे स्त्रियां पहले नर्मदा मैया की जय बोलकर प्रणाम करती है, फिर नदी में उतरती है। फिसलन और तेज प्रवाह के कारण बड़ी सावधानी बरतती है। मुख्य धारा आने पर सभी चौकस और चौकन्ने हो जाते हैं। सदैवे पाव से या एक दूसरे की बाह पकड़कर धीरे धीरे बढ़ते हैं, और कैसा रोमांच है इसमें। तो यहाँ पर लेखक ने नर्मदा नदी आ जाने पर वहाँ पर उसके तीर्थ हम देखते हैं कि नदियों का पानी बहुत पवित्र होता है, और जिस प्रकार से एक मंदिर में जाने पर हमें जो आनंद होता है वही उस नदी के पवित्र जल में जाने के बाद नर्मदा मैया की जय इस प्रकार की घोषणा देकर जो मन को पवित्र का अनुभव होता है, वही यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बहुत ही रोमांच जैसा अनुभव है। यह दृश्य मेरे मग्न रखता है। 3 दिन तक यही देखते रहे, फिर आ गए। अमरकंटक से दिंडोरी तक का यह यात्रा सबसे कठिन होनी चाहिए थी, लेकिन यही सबसे आसान थी। आधे दिन का पहाड़, 1 दिन का जंगल,
फिर कुछ दिनों का संकरा मैदान। अब देखिए लेखक कहते हैं कि अब तक की जितने भी यात्राएं की थी अमरकंटक से, वह उससे सबसे कठिन यात्रा ये होनी चाहिए थी, क्योंकि यह पद यात्रा थी और लंबा यात्रा करनी थी। लेकिन फिर भी लेखक कहते हैं कि यह इसका जो अनुभव था वह बहुत ही सबसे आसान लगने वाला अनुभव था। आधे दिन का पहाड़ उन्होंने तय किया 2 घंटे में, फिर 1 दिन का जंगल, फिर कुछ दिनों का संकरा मैदान, फिर नर्मदा जैसी असामान्य नदी भला सामान्य नियमों को क्यों कर मारने चले। तो अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस प्रकार से नर्मदा नदी का जो पवित्र जल उन्होंने अपने शरीर पर लिया, तो उसकी सारी थकान यात्रा में जो भी उनको कटु अच्छे बुरे जो अनुभव आए थे, उस नर्मदा नदी के जल में वह विच्छिन्न हो गए। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि असामान्य नदी की यह सामान्य नियम क्यों चलने लगे। तो बच्चों इस प्रकार इस पूरे पाठ में हमने नर्मदा नदी के सौंदर्य और वहाँ के जनजीवन का अनुभव देखा। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।